पे नए सिरे से बहुत ही अच्छे मन से हेडिंग दे दो पीजीबीपी नए पेज पे, ठीक है। नए पेज पे हेडिंग दो और थोड़ा इसमें अपन थोड़ा फास्ट जाएंगे, मतलब जाएंगे फास्ट, में कहां पढ़ा था, बहुत धीरे पढ़ा था, दीपावली तक हो जाएगा, डोंट वरी। चलो देखो, तो हेडिंग दो पीजीबीपी, और पीजीबीपी का फुल फॉर्म होता है प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। अब एक बात समझना, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, ये टॉपिक आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो पहला क्वेश्चन आएगा ना तुम्हारा, जो सबसे ज्यादा मार्क्स वाला, वो इसी टॉपिक से आएगा। मैंने आपको जो पहले दिन शेड्यूल बताया होगा कौन से कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें जो पहला क्वेश्चन आएगा वो इसी से आने का चांस है। तो मैं बता दूं, ये टॉपिक सबसे ज्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और दूसरी चीज, ये टॉपिक इजी है। तो दो चीजें, पहली चीज, ये टॉपिक जो है, ये टॉपिक, पहली चीज ये कि ये टॉपिक है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव, और दूसरी चीज ये कि ये टॉपिक है वो बहुत ज्यादा इजी है। इजी मतलब अपना जो डिफिकल्ट पार्ट था ना, वो सब आईएफओएस में रह गया। आईएफओएस, कैपिटल गेन, ऐसा मर्जिंग वर्जिंग सब वो सब हो गया। ये अब इजी टॉपिक है। इसमें इजी है, कितने मार्क्स का आता है, 10 मार्क का आता है। आप समझ लो 60 मार्क में से 10 से 12 मार्क्स से ये टॉपिक कवर कर जाता है बहुत बार। चलो सो स्टार्ट करते हैं। पहली चीज, बिजनेस क्या होता है और प्रोफेशन क्या होता है। लिखना छोड़ दो आप लोग, ठीक है। एक तो बार बार लिखते जाते हो, लिखने से मतलब है नहीं। आप इधर इस पे ध्यान दे दो, जो मैं पढ़ाता हूं उस पे। तो देखो, पहली चीज तो ये कि इस हेड में कौन सी इनकम आती है। सर पीजीबीपी जो है, बिजनेस और प्रोफेशन होता क्या है, तो मैं बता दूं, बिजनेस और प्रोफेशन, पहली चीज है बिजनेस। बिजनेस का मतलब होता है कि अगर आप कोई भी ऐसा बिजनेस एक्टिविटी करते हो या प्रोफेशन एक्टिविटी करते हो, तो बिजनेस का मतलब क्या होता है, ट्रेड, कॉमर्स और मैन्युफैक्चरिंग। अगर आप ट्रेड करते हो वो बिजनेस में आएगा, आप कॉमर्स करते हो वो बिजनेस में आएगा, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो वो बिजनेस में आएगा। तो ट्रेड का मतलब होता है छोटे लेवल पे, और जब मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है इंडिया लेवल पे। जब इंडिया लेवल पे पूरे ट्रेड को मिला देते हैं तो उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, ट्रेड के बाद कॉमर्स। जब इंडिया लेवल पे पूरे ट्रेड को देखते हैं तो उसको बोला जाता है कॉमर्स। और मैन्युफैक्चरिंग मींस अगर आप कुछ ना कुछ नया बनाते हो, दैट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। अब एक चीज समझना, प्रोफेशन किसको बोलते हैं। तो मैं बता दूं, प्रोफेशन मतलब कोई बंदा जो डिग्री डिप्लोमा से कमाता है। जो डिग्री डिप्लोमा से कमाता है दैट इज कॉल्ड प्रोफेशन। अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट है, डॉक्टर है, वो सब प्रोफेशन है। एज वेल एज एक चीज समझना, कोई स्किल टैलेंट से कमाता है वो भी प्रोफेशन में आ जाता है। तो शाहरुख खान है, वो एक एक्टर है, वो भी प्रोफेशन की डेफिनेशन में आ जाएगा। तो जो शाहरुख खान है, वो शाहरुख खान भी तुम्हारे प्रोफेशन की डेफिनेशन में आ जाएगा। तो प्रोफेशन मींस अगर कोई स्किल टैलेंट या फिर डिग्री डिप्लोमा से कमाता है, दैट इज कॉल्ड योर प्रोफेशन। तो अपन ये हेड चालू करेंगे। सबसे पहली, जैसे हर हेड में मैंने एक चार्जिंग सेक्शन लिखवाई थी, हर हेड में मैं एक चार्जिंग सेक्शन लिखवाता था। और जैसे मैंने हाउस प्रॉपर्टी की चार्जिंग सेक्शन याद रहेगी तो 22 थी, उसमें मैंने लिखवाया था कि हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए, असेसी उसका ओनर होना चाहिए, तो इनकम हाउस प्रॉपर्टी में जाती है। वैसे ही यहां पे जो मैं चार्जिंग सेक्शन लिखवाऊंगा दैट इज द सेक्शन 28, क्योंकि 27 तक की सेक्शन है वो किस में कवर हो जाती है, हाउस प्रॉपर्टी में। 28 से तुम्हारी पीजीबीपी की सेक्शन होती है। 45(1) है वो कैपिटल गेन की चार्जिंग सेक्शन थी। अगर याद रहेगा तो कैपिटल गेन में मैंने लिखवाया था कि भाई कैपिटल गेन 45(1) ट्रांसफर जो होना चाहिए, कैपिटल असेट होनी चाहिए। कैपिटल गेन विल बी टैक्सेबल इन द ईयर इन विच ट्रांसफर टुक प्लेस। याद आया? तो वो मैंने ऑलरेडी आपको वहां पे लिखवाई थी। तो सर क्वेश्चन यहां पे ये आता है कि आप बोल रहे हो कि चार्जिंग सेक्शन में बताया हुआ है कौन से इनकम इस हेड में आती है। आपको यह टॉपिक पढ़ते हुए दो चीजों का ध्यान रखना है। पहली चीज तो आपको यह ध्यान रखना है, आईएफओएस की चार्जिंग सेक्शन कौन सी थी, 56 थी। 56 है, 56 में ही सब दे रखी है कि इनकम ये आती है 56 में, ठीक है। अब एक बात समझना आप लोग, मैं बताऊं आपको कि आपको यह टॉपिक पढ़ते टाइम दो चीजों का ध्यान रखना है। पहली चीज तो आप अपने आप को बिजनेसमैन समझोगे, आप अपने आप को बड़ा आदमी समझोगे, अपने आप को बिजनेसमैन समझोगे, बड़ा नॉलेजेबल पर्सन आप अपने आप को समझोगे। बिजनेसमैन ऐसे जी भर के खर्चे करते हो, जी भर के इनकम कमाते हो। और दूसरी चीज, आप अपने दिमाग में हमेशा पी एंड एल लेके घूमोगे।
मतलब एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये आप अपने दिमाग में हमेशा रखोगे कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है जो आपके दिमाग में फिट होना चाहिए। इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाय साइड में क्या आता है? इनकम। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर इनकम कौन कौन सी होती है? ये सेक्शन 28 में और 41 में दे रखा है। मैं दो सेक्शन आपको इनकम की बताऊंगा, एक सेक्शन 28 और एक 41, और मैं बताऊं सर पीएनडल के डेबिट में खर्चे कौन से अलाउ होते हैं, तो मैं बोलूं खर्चे है ना वो सेक्शन 30 से 37 में दे रखे हैं कि सेक्शन 30 से लेके और 37 में यह दे रखा है कि कौन कौन से खर्चे डेबिट में आते हैं। तो आपके दिमाग में यह पीएनडल बना के रखना है। जब मैं इनकम की बात करूं आप इधर ध्यान दोगे कि ओ ये पीएनडल के क्रेडिट साइड में आएगा। जब मैं खर्चों की बात करूं आप पीएनडल के डेबिट साइड में दोगे कि ओ डेप्रीशिएशन अलाउ होगा, ये खर्चे अलाउ होंगे। क्योंकि क्या होता था पहले पता है, पीजीबीपी का ये जो इनकम बचता था इस इनकम पे टैक्स लगता था, ये जो है ये इस पे टैक्स लगेगा, ये तुम्हारा पीजीबीपी का नेट प्रॉफिट आएगा। लोग क्या करते थे पता है, लोग क्या करते थे कि प्रॉफिट आने ही नहीं देते थे, कुछ भी खर्चे डाल देते थे, आड़े टेढ़े कुछ भी खर्चे डाल देते थे। कैसे डालते थे पता है? बोलते भाईजान को हफ्ता दिया, दाऊद को हफ्ता दिया, पीएनडल के डेबिट में डाल देते थे। घर का खाना मतलब घर पे खाना बनाया वो भी इधर, घर का लाइट बिल वो भी पीएनडल के डेबिट में, ऐसे कुछ भी खर्चे डाल देते थे। मैं क्या करता था, मेरी वाइफ को रेम्यूनरेशन दिया पीएनडल के डेबिट में, ऐसा करने लग जाते थे। तो लॉ मेकर्स ने बोला ऐसा कैसे, तो उन्होंने क्या किया, खर्चे डिसाइड कर दिए, खर्चे डिफाइन कर दिए कि हम सिर्फ ये खर्चे हैं, ये खर्चे ही पीएनडल के डेबिट में डालने देंगे और हम कोई भी पीएनडल के डेबिट में खर्चे नहीं डालने देंगे। वो अपन सीखेंगे सेक्शन 30 से लेके 37 में कि कौन कौन से खर्चे तुम्हारे पीएनडल के डेबिट में आते हैं। अब एक चीज समझना, तो सबसे पहली सेक्शन लिखो, हेडिंग दो सेक्शन 28, और सेक्शन 28 के पास में लिख लो चार्जिंग सेक्शन। सेक्शन 28 में लिखो चार्जिंग सेक्शन, चार्जिंग सेक्शन। सेक्शन 28 में लिखो चार्जिंग सेक्शन। सर ऐसी कौन कौन सी इनकम पीजीबीपी में आती है? तो लिखो नेक्स्ट लाइन में, फॉलोइंग इनकम टैक्सेबल अंडर पीजीबीपी। ये कुछ इनकम ऐसी है जो टैक्सेबल होगी पीजीबीपी में। सबसे पहला लिखो, पहला लिखो कि एनी इनकम, एनी इनकम, एनी इनकम, एनी इनकम ड्यू टू बिजनेस और प्रोफेशन, ड्यू टू बिजनेस, इनकम का मतलब प्रॉफिट, एनी प्रॉफिट ड्यू टू बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन बाय एसएससी एट एनी टाइम, एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। देखो मैंने क्या बोला, मैंने बोला पहला क्लॉज क्या है, एनी इनकम, कोई भी प्रॉफिट हो सकता है ड्यू टू बिजनेस एंड प्रोफेशन, जो बिजनेस एंड प्रोफेशन की वजह से हुआ है, ड्यू टू बिजनेस एंड प्रोफेशन कैरिड ऑन बाय एसएससी एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर का मतलब क्या होता है? एक एग्जांपल लेते हैं, एक बात समझना। जैसे मान लो आपने कोई बिजनेस एक्टिविटी की जो सिर्फ 10 दिन के लिए की, आपने पूरे साल कुछ नहीं किया, 10 दिन के लिए बिजनेस एक्टिविटी की, और उससे जो प्रॉफिट होता है वो भी क्या आपके हाथ में टैक्सेबल होगा क्या? वो 10 दिन का सिर्फ बिजनेस एक्टिविटी था तो भी क्या पीजीबीपी में जाएगा क्या? आंसर इज यस, तो भी पीजीबीपी में जाएगा। तो पीजीबीपी में जाने के लिए ऐसा जरूरी नहीं कि भाई पूरे साल बिजनेस करना है, अगर आपने 10 दिन भी किया तो भी पीजीबीपी में जाएगा, क्योंकि यहां पे क्या लिखा है, एनी प्रॉफिट ड्यू टू बिजनेस एंड प्रोफेशन एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर में किसी भी टाइम आपने 2 दिन भी बिजनेस किया तो वो तुम्हारे पीजीबीपी में चला जाएगा। आपने क्या किया, मान लो चने बेचने का बिजनेस चालू कर दिया कि चना जोर गरम चने बेचते हो, सिर्फ 10 दिन किया छुट्टियों में, वेकेशन के टाइम पे, तो भी क्या वो बिजनेस में जाएगा? आंसर इज यस, वो बिजनेस में जाएगा। दूसरा पॉइंट लिखो, अपन ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। लिखो दूसरा पॉइंट, मैं बोलूंगा आपको लिखना पड़ेगा। लिखो एनी गिफ्ट रिसीव्ड ड्यू टू बिजनेस एंड प्रोफेशन। लिखो एनी गिफ्ट रिसीव्ड ड्यू टू बिजनेस एंड प्रोफेशन, एनी गिफ्ट received due to business and profession।
अब इसमें मैं समझाऊं या आपको समझाने की जरूरत नहीं? याद आया, मैंने गिफ्ट में बताया था कि एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को मिला तो सैलरी में जाएगा, बिजनेस एंड प्रोफेशन की वजह से मिला तो पीजीबीपी में जाएगा, और अदर वाला कहां जाता है? आईएफओएस में जाता है। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। तो आपने क्या लिखा? एनी गिफ्ट रिसिव्ड ड्यू टू बिजनेस और प्रोफेशन। एनी गिफ्ट रिसिव्ड ड्यू टू बिजनेस और प्रोफेशन। तीसरा लिखो, तीसरा लिखो, एनी अमाउंट received by, any amount received by, any amount received by any amount received by employer, employer मतलब बॉस, employer from कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी। देखो याद आया कि नहीं आया? मैंने बताया था कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी से कुछ मिला तो एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय एम्प्लॉयर फ्रॉम कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी। याद आया? 2 दिन पहले ही तो पढ़ा था। कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी वाला कहां जाएगा? पीजीबीपी में। नेक्स्ट लिखो, पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 लिखो, पॉइंट नंबर 5 लिखो, पॉइंट नंबर 5 और पॉइंट नंबर 4 बेसिकली। पॉइंट नंबर 4 लिखो, लिखो एनी सैलरी, कमीशन, बोनस, सैलरी, कमीशन, बोनस, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय पार्टनर फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म। एनी सैलरी, कमीशन, बोनस और इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय पार्टनर फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म। अरे शास्त्री नगर, वो एम्प्लॉय को मिला तो सैलरी में जाएगा, लिखा था कल। देख एक बार वो चार्ट देख कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी का। लिखने से पहले पीछे 3 पेज पीछे देख ले, वहां लिखा हुआ है कि एम्प्लॉयर को मिला तो पीजीबीपी में, एम्प्लॉय को मिला तो सैलरी में, और अदरवाइज आईएफओएस में। मेरे भाई मैं बता चुका हूं करके, ठीक है? रादर देन कीबोर्ड पे टाइप करने से बेटर है 2 पेज पीछे देख लो, वहां मिल जाएगी चीजें। चलो अब एक बात बताओ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। एक बात समझना, मैं अगर प्रोवाइज में पार्टनर हूं, तो मैं प्रोवाइज में पार्टनर हूं, तो क्या मैं ये बोलूंगा मैं प्रोवाइज का एम्प्लॉय हूं? आंसर इज नो। अगर कोई भी मुझे बोलेगा मैं एम्प्लॉय हूं तो मुझे बुरा लगेगा, मुझे धक्का लगेगा, मुझे दिल पे धक्का लगेगा अगर कोई मुझे बोलता है कि मैं एम्प्लॉय हूं। मैं तो पार्टनर हूं। तो एम्प्लॉय को सैलरी मिलती है तो सैलरी हेड में जाती है, बट मैं तो एम्प्लॉय हूं ही नहीं। पार्टनर का मीनिंग क्या होता है पता है? जो पार्टनर वर्ड होता है ना, जब आप उसको तोड़ोगे तो पार्टनर वर्ड को जब आप तोड़ोगे ना, तो ये पार्ट ओनर बन जाता है। मींस आई एम अ ओनर ऑफ द बिजनेस। तो मेरे लिए जो भी सैलरी, कमीशन, बोनस, इवन मुझे इंटरेस्ट मिलता है, वो मेरे लिए कहां टैक्सेबल होगा? पीजीबीपी में। मेरे लिए कहां टैक्सेबल होगा? पीजीबीपी में। तो देखो 4 पॉइंट देखे। सबसे पहले इधर देखो मेरी तरफ, कौन कौन सी इनकम पीजीबीपी हेड में आएगी? पहला पॉइंट बोलता कुछ भी बिजनेस, प्रोफेशन, एक्टिविटी करते हो उससे प्रॉफिट हुआ वो पीजीबीपी में। दूसरा पॉइंट ये बोलता है कि एनी इनकम जो आपके बिजनेस एंड प्रोफेशन की वजह से हुआ वो हो गया। दूसरा पॉइंट मैंने बोला गिफ्ट है, वो आपको मिल जाता है बिजनेस एंड प्रोफेशन की वजह से। आपको डेटर से गिफ्ट मिला, क्रेडिटर से गिफ्ट मिला, पीजीबीपी हेड में जाएगा। तीसरा, अगर कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी से बिजनेसमैन को कुछ मिल गया, जैसे मैंने बोला रिलायंस को कुछ मिल गया या प्रोवाइज को कुछ मिल गया, एम्प्लॉयर को कुछ मिल गया, तो वो तुम्हारे कहां जाएगा? बिजनेस में। और लास्ट पार्ट, पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म से कुछ मिलता है। पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म से मिलता है इवन ऑन द इंटरेस्ट। अगर इंटरेस्ट भी मिला तो इंटरेस्ट आईएफओएस में नहीं जाएगा। अगर पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म से मिला है तो वो हमेशा आपके पीजीबीपी हेड में जाएगा। उसके बाद चौथा लिखो, 5वां पॉइंट लिखो, 5वां पॉइंट लिखो, 5वां पॉइंट लिखो, लिखो लिखो नॉन कंपीट फीस, नॉन कंपीट फीस, नॉन कंपीट फीस। नॉन कंपीट फीस का मतलब क्या होता है? नॉन कंपीट फीस पास में लिखना है तो लिख लेना कि कुछ बिजनेस वगैरह ना करने के लिए पैसा मिलता है। एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं नॉन कंपीट फीस का। हुआ क्या, आप लोग सीए बने और सीए बनने के बाद मेरे पास आए, सीए बनने के बाद मेरे पास आए
और सीए बनने के बाद मेरे पास आए, मैंने पूछा कि बेटा क्या करोगे अब सीए बनने के बाद? तो आपने बोला कि सर है ना हम तो टीचिंग में जाएंगे। मैंने बोला अच्छा तुम पढ़ाओगे? तो आपने बोला हाँ सर हम पढ़ाएंगे, हमारा पहले से पैशन है, हमारा पहले से पैशन है सर, हमको तो लगता है हम पढ़ाएंगे। मैंने कहा अच्छा तुम पढ़ाओगे? मैंने कहा कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाओगे? तो आपने क्या बोला पता है? हम तो डायरेक्ट टेक्स्ट पढ़ाएंगे। मैंने कहा अच्छा तुम डायरेक्ट टेक्स्ट पढ़ाओगे? तो बोलता है हाँ हम तो डीटी पढ़ाएंगे। मैंने कहा अच्छा तो आप अपने गांव में जहां पे तुम हो ना वहां पे पढ़ा लेना ना, पाली में हो तो पाली में पढ़ा लेना। बोला ऐसे कैसे सर, हम तो सैटेलाइट पे पढ़ाएंगे, हम तो सैटेलाइट पे पढ़ाएंगे, आपको कंपटीशन देंगे करके, ठीक है। मैंने कहा सच्ची? बोला हाँ। मैंने कहा पढ़ा लो, कोई नहीं आएगा तुम्हारे पास। ऐसा कैसे कोई नहीं आएगा करके, ठीक है कोई नहीं आएगा मैंने कहा तुम्हारे पास। आपने बोला ऐसा कैसे, हम तो बहुत सुंदर लगते हैं, हम तो हमारा बैनर पे फोटो भी लगाएंगे बहुत अच्छा वाला करके, ठीक है तो हमारे पास तो बच्चे आ जाएंगे। मैंने कहा हाँ। मेरे को डर लगने लग गया, पता है तुमको, मेरे को डर लगने लग गया। मैंने कहा अब मैं क्या करूंगा, मेरा तो बंद हो जाएगा बिजनेस, में क्या करूंगा? मैंने बोला अरे मत पढ़ाओ ना। तो बोला ऐसा नहीं सर, नहीं पढ़ाना है तो आप हमको 10 लाख रुपए दो। कितने पैसे दो? 10 लाख रुपए। मैंने कहा 10 लाख रुपए? तो आपने बोला हाँ 10 लाख रुपए। मैंने आपको 10 लाख रुपए दे दिए। अब एक बात बताओ, आपको जो ये 10 लाख रुपए मिले हैं ये किस लिए मिले हैं? बिजनेस ना करने के लिए मिले हैं। ये 10 लाख आपको मिले हैं, ये बिजनेस ना करने के लिए मिले हैं, कंपटीशन ना करने के लिए मिले हैं। तो ये 10 लाख तुम्हारे लिए कहां टैक्सेबल हो जाएंगे? पीजीबीपी में टैक्सेबल हो जाएंगे। तो अगर कुछ ना करने के लिए पैसा मिलता है, कुछ ना करने के लिए पैसा मिलता है, तो वो आपके पीजीबीपी हेड में जाता है, जिसको बोला जाता है नॉन कंपीट फीस। नॉन कंपीट फीस है, ये कहां पे चला जाएगा? पीजीबीपी हेड में चला जाएगा। नेक्स्ट लिखो पॉइंट नंबर 6, नॉन कंपीट फीस। हिंदी में लिख लेना, बिजनेस ना करने के लिए पैसा मिलता है। चलो चलो लिखो नेक्स्ट पॉइंट, एनी कंपनसेशन रिसीव्ड, लिखो एनी compensation received, any compensation received for termination or modification of business contract, लिखो any compensation received, any compensation received for termination or modification of business contract, any compensation received for termination or modification of business contract। ये क्या होता है? एक बात समझो, बहुत बार हम क्या करते हैं, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट कोई बनाया था और उस बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट का टर्मिनेशन कर लेते हैं या मॉडिफिकेशन कर लेते हैं। एक एग्जांपल लेता हूं, आप लोगों को पता है हम लोग जो फ्रेंचाइजी अलॉट की हुई है आपकी जगह पे, जहां पे आप बैठे हो फ्रेंचाइजी में, उसके साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है 3 साल का, कि हम 3 साल तक उससे हटा नहीं सकते, हम 3 साल तक उससे हटा नहीं सकते। 3 साल का हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और मान लो 3 साल से पहले हटाना पड़ा, किसी रीजन से हो सकता है कि 3 साल से पहले हटाना पड़ा। जैसे पहले एल्डाइन था फिर प्रोवाइस बना, तो बहुत सारी फ्रेंचाइजी को हमको कैंसिल करना पड़ा जिनका अग्रीमेंट बाकी था। अब क्या करें, ये तो बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट जो था उसका वायलेशन हो गया, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट में टर्मिनेशन हो गया या मॉडिफिकेशन हो गया। तो इसके लिए क्या किया पता है, उन लोगों को हमने कुछ कंपनसेशन दिया। तो एक बंदा है, उस बंदे को हमने 4 लाख रुपए का कंपनसेशन दिया। तो क्वेश्चन ये आता है, ये 4 लाख रुपया कहां टैक्सेबल होगा? ये पीजीबीपी में होगा। तो अगर आपको कोई कंपनसेशन मिलता है और वो बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट का आपका टर्मिनेशन हो गया, मॉडिफिकेशन हो गया, तो ये तुम्हारे पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। कहां टैक्सेबल होगा? ये तुम्हारे पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल है, वो हो जाएगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, पॉइंट नंबर 7 लिखो, 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 लिखो ड्यूटी ड्रॉबैक। ड्यूटी ड्रॉबैक, ये आपको पता है ड्यूटी ड्रॉबैक क्या होता है? याद है? ड्यूटी ड्रॉबैक और कैश कंपनसेटरी सपोर्ट अगेंस्ट एक्सपोर्ट।
क्या लिखा आपने, ड्यूटी ड्रॉबैक और कैश कंपनसेटरी सपोर्ट अगेंस्ट एक्सपोर्ट। ड्यूटी ड्रॉबैक, कैश कंपनसेटरी सपोर्ट, ड्यूटी ड्रॉबैक और कैश कंपनसेटरी सपोर्ट, इसके पास लिख सकते हो सब्सिडी, सब्सिडी अगेंस्ट एक्सपोर्ट। आपको पता है जब आप एक्सपोर्ट करते हो ना तो आपको एक ड्यूटी पे करनी पड़ती है और उस ड्यूटी को बोलते हैं कस्टम ड्यूटी। लेकिन हम लोग एक्सपोर्ट को क्या करने पड़ते हैं बताए, को प्रमोट करना चाहते हैं। एक्सपोर्ट को हमारी गवर्नमेंट चाहती है कि हम एक्सपोर्ट को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करें, ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट को बढ़ाए। और एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए वो लोग क्या करते हैं, जो ड्यूटी आपने पे कर दी थी वापस आपको रिफंड मिल जाता है। और ड्यूटी का वापस से रिफंड मिल जाना उसी को बोला जाता है ड्रॉबैक। मतलब आपको ड्यूटी वापस से रिफंड मिल जाती है। तो ड्यूटी आपने पे की होगी तो पीएनडल के डेबिट में डाली होगी, तो उसका रिफंड कहां जाएगा, पीएनडल के क्रेडिट में। भाई सीधी सी बात है, जो ड्यूटी का रिफंड है वो कहां जाएगा, पीएनडल के क्रेडिट में। एज वेल एज द आपको कैश कंपनसेटरी सपोर्ट मिलता है। ये कैश कंपनसेटरी सपोर्ट क्या होता है बताए, जिससे कि आप वर्ल्ड मार्केट में कॉम्पीट कर सको, आप वर्ल्ड मार्केट में कॉम्पीट कर सको। चाइना वाले बहुत सस्ता गुड्स बेचते हैं, तो हमारे जो यहाँ के एक्सपोर्टर है उनको भी बोला जाता है तुम भी सस्ता गुड्स बेचो फॉरेन में, और हम आपको कैश कंपनसेटरी सपोर्ट दे देंगे, हम आपको सब्सिडी दे देंगे। तो ये एक्सपोर्ट के अगेंस्ट में मिला तो ये भी तुम्हारे पीजीबीपी हेड में जाएगा, पीएनडल के क्रेडिट साइड में आपको डालना है। तो देखो मैंने आपको अभी तक टोटल कितने पॉइंट बताए, मैंने आपको यहां पे अभी तक 1 2 3 4 5 6 और 7 पॉइंट बताए। सर ये 7 पॉइंट कौन कौन से हैं, एक बार मैं वापस से आपको क्विकली रिवाइज करवाता हूं। इधर देखो, सबसे पहला पॉइंट नॉर्मल वाला कि अगर आप बिजनेस एंड प्रोफेशन करते हो इनकम होती है पीजीबीपी हेड में। दूसरा, अगर आपको गिफ्ट मिलता है बिजनेस की वजह से पीजीबीपी हेड में। तीसरा, अगर आप क्या करते हो कि अगर आपको कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी से कुछ पैसा मिलता है और आप बिजनेसमैन हो तो तुम्हारे लिए पीजीबीपी हेड में जाएगा। पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म से कुछ भी मिलता है, टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। नॉन कम्पीट फीस मींस कंपटीशन ना करने के लिए कुछ पैसा मिलता है, टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। और अगर आपका कोई बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट है उसका टर्मिनेशन हो गया, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट का कुछ टर्मिनेशन हो गया और उसके लिए आपको कोई पैसा मिलता है, दैट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। और अगर आपको कोई ड्यूटी ड्रॉबैक मिलता है या फिर आपको कैश कंपनसेटरी सपोर्ट मिलता है, वो भी तुम्हारे पीजीबीपी हेड में आएगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। चलो लास्ट पॉइंट लिखो, पॉइंट नंबर 8। लास्ट पॉइंट लिखो, पॉइंट नंबर 8 लिखो। लिखो कन्वर्जन ऑफ स्टॉक इन ट्रेड इनटू कैपिटल असेट, then FMV of such stock taxable under PGBP। देखो क्या लिखवाया मैंने लिखवाया कन्वर्जन ऑफ स्टॉक इन ट्रेड इनटू कैपिटल असेट, देन FMV ऑफ सच स्टॉक टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। पूछ ले नोएडा वाले, पूछ ले। चलो एक बात बताओ मुझे, आपको पता है मैंने एक कंसेप्ट पढ़ाया था कैपिटल गेन में, एक सेक्शन थी 45(2 के कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। याद आया? कैपिटल असेट होती थी उसको स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करते थे तो टैक्स ट्रांसफर के ईयर में नहीं लगता था, टैक्स लगता था जिस ईयर में स्टॉक बेचते थे, और स्टॉक प्रोपोर्शनेटली बेचा तो कैपिटल गेन भी प्रोपोर्शनेटली लगता था। वो 5 फ्लैट में से पता है वो 20 फ्लैट में से 15 बेचे तो उसका प्रोपोर्शनेट कैपिटल गेन लगा था। सर वो तो था संजय वाला एग्जाम्पल, यस वो तो था। लेकिन सर एक बात बताओ, स्टॉक को कैपिटल असेट बना दिया तो हमारे पास स्टॉक था और स्टॉक को कैपिटल असेट बना दिया तो क्या होगा? उसके लिए इन्होंने बोला कि जैसे ही स्टॉक को कैपिटल असेट बनाया तो जो एफएमवी जो होगी ना वो तुम्हारे सीधा पीजीबीपी में टैक्सेबल हो जाएगी। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है? कैसे हो सकता है स्टॉक को कैपिटल असेट कैसे बना सकते हैं? एक एग्जांपल लेते हैं। मेरा ज्वेलरी का दुकान है और मेरा ज्वेलरी का दुकान है, मेरे पास ज्वेलरी थी जो स्टॉक थी, मेरी वाइफ आई और मेरी वाइफ बोलती है इसको घर पे ले जाते हैं, मेरे को पहनने का बड़ा मन कर रहा है, मैं इसको घर पे ले जाती हूं, मैं इसको क्या ले जाती हूं? घर पे ले जाती हूं करके, ठीक है? मैं इसको घर पे ले जाती हूं तो घर पे ले गई मतलब वो कैपिटल असेट बन गई। तो स्टॉक से जैसे ही कैपिटल असेट बनाना तो स्टॉक का जो एफएमवी था वो सीधा पीजीबीपी में टैक्सेबल कर दो, जो स्टॉक का फेयर मार्केट वैल्यू था वो पीजीबीपी में टैक्सेबल कर दो। इसके ऊपर मैं आपको एक क्वेश्चन करवाऊंगा थोड़े टाइम के बाद, आगे जैसे जाऊंगा तो मैं इस पॉइंट पे आपको एक क्वेश्चन करवाऊंगा करके, ठीक है? मैं एक इमेजनरी क्वेश्चन लेके और आपकी स्थिति है उसको मैं क्लियर करूंगा।
ये लोग इन्होंने बोला कि नॉन कम्पीट फीस लेना इलीगल होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है, नॉन कम्पीट फीस लेना लीगल है। अगर मान लो आप क्या करते हो, कुछ ना कुछ आपने दिया है और उसके लिए आपको नॉन क्लॉज में लिखा है नॉन कम्पीट फीस, तो वो लीगल होता है। और एक और बात बता दूं नोएडा वालों, इनकम टैक्स में मतलब नहीं इनकम लीगल है या इलीगल। इनकम टैक्स वालों को कोई मतलब नहीं इनकम लीगल है या इलीगल, वो टैक्सेबल होती है। इनकम टैक्स में भले इनकम लीगल है या इलीगल, दैट इज इररिलेवेंट, इट विल बी टैक्सेबल, ये टैक्सेबल होती है। ठीक है, चलो अब एक बात समझना। तो मैंने बोला 8 तरह की इनकम है जो तुम्हारे पीजीबीपी हेड में जाती है। बोलो बोलो कौन कौन सी। सबसे पहला, एनी इनकम डिराइव फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन बाय एसएससी एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। दूसरा पॉइंट क्या था कि अगर मान लो आपको बिजनेस की वजह से कोई गिफ्ट मिलता है, टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। तीसरा पॉइंट बोलता है कि अगर आपको कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी से कुछ पैसा मिलता है, टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। चौथा पॉइंट ये बोलता है कि पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म से कुछ भी मिलता है, सैलरी, कमीशन, बोनस, इवन इंटरेस्ट, दैट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। नॉन कम्पीट फीस मिला, कॉम्पिटिशन ना करने के लिए कुछ फीस मिला, देन इट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। और अगर आपका बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट टूट गया और बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट टूटने की वजह से आपको कुछ पैसा मिलता है, तो भी टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। ड्यूटी ड्रॉबैक या कैश कंपनसेटरी सपोर्ट जो एक्सपोर्ट के अगेंस्ट में मिलता है, टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। या फिर तुम्हारा स्टॉक था जो तुमने कैपिटल असेट में कन्वर्ट कर दिया, कैपिटल असेट टू स्टॉक कन्वर्जन अपन ऑलरेडी वहां पढ़ चुके थे, कहां पे, कैपिटल गेन में। अब स्टॉक को कैपिटल असेट में कन्वर्ट किया, देन इट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। तो ये 8 इनकम है जो आपके पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होती है। अब आपको ऑटो याद रखने की जरूरत नहीं, आप पहला वाला याद रखोगे, गिफ्ट वाला याद रखोगे, आपका काम इंटरमीडिएट के लिए हो जाएगा। ठीक है, चलो अब अपन, ये सेक्शन थी 28। नाउ नेक्स्ट लाइन में लिखो सेक्शन नंबर 29। लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं बताऊं सेक्शन 29 क्या बोलती है पता है? आपको हंसना आएगा। सेक्शन 29 ऐसा बोलती है, सेक्शन 29 बोलती है कि हाउ टू कंप्यूट पीजीबीपी इनकम। सेक्शन 29 बोल रही है कि भैया हाउ टू कंप्यूट पीजीबीपी इनकम, पीजीबीपी इनकम कैसे निकालते हैं। तो पीजीबीपी इनकम कैसे निकालते हैं, तो उसमें लिखा हुआ है कि सेक्शन 30 से लेके और आप 43D को फॉलो करो। ये क्या बोलते हैं, सेक्शन 30 से लेके और 43D को फॉलो करो तो आपको पीजीबीपी का इनकम मिल जाएगा। तो अब ये लिखने की क्या जरूरत है? अरे भाई, इन्होंने क्या बोला, हाउ टू कंप्यूट पीजीबीपी इनकम, सेक्शन 29 के पीजीबीपी की इनकम कैसे निकालेंगे। और फिर क्या बोलते हैं, सेक्शन 30 से लेके और 43D की सेक्शन को फॉलो करो तो आपको पीजीबीपी का इनकम मिल जाएगा। तो हम फॉलो कर देंगे, हम क्या करेंगे, वो सेक्शन फॉलो कर देंगे, हम वही पढ़ लेंगे, तो हमको तो आ ही जाएगा पीजीबीपी का इनकम। तो सेक्शन 29 इररिलेवेंट सेक्शन, कोई काम की नहीं, ध्यान ही नहीं देने का। ठीक है, वो तो बोलती है ये सेक्शन को फॉलो कर दो, हम तो करने ही वाले हैं ऐसे भी करके। ठीक है, तो सीधा आ जाओ अब सेक्शन 30 पे। अब यहां से चालू होता है सेक्शन 30। ठीक है, सेक्शन 30, और यहां से आपका एक बड़ा मेजर वाला इंटरेस्टिंग पार्ट चालू होता है। एक बात बताओ आपको, लोग पहले क्या करते थे, कुछ भी खर्चे डाल देते थे पीएनडल के डेबिट में, कुछ भी आड़े टेढ़े खर्चे। बोलते घर का खाना खाया, वो भी पीएनडल के डेबिट में। भाई को हफ्ता दिया, भाईजान को, दाऊद को हफ्ता दिया, छोटा शकील करके उसको हफ्ता दिया, पीएनडल के डेबिट में। पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दिया, पीएनडल के डेबिट में। मंदिर में चढ़ावा चढ़ाया, पीएनडल के डेबिट में। मैंने मेरी वाइफ को सैलरी दी, पीएनडल के डेबिट में। बाबा जी का ठुल्लू, कुछ प्रॉफिट तो बचता ही नहीं था। वो बाइक लेके जा रहे थे, चलान काटा, पीएनडल के डेबिट में। आप सब खर्चे डाल देते थे, कुछ बचता ही नहीं था। तो लॉ मेकर्स ने बोला ऐसा कैसे? तो लॉ मेकर्स ने क्या किया पता है? लॉ मेकर्स ने सेक्शन में बोला कि आपको पीजीबीपी में सिर्फ ये वाले खर्चे ही अलाउ होंगे। उन्होंने लिख के दे दिया, उन्होंने एक लिस्ट दे दी आपको कि आपको पीएनडल में सिर्फ ये वाले खर्चे हैं वही अलाउ होंगे, और कोई अलाउ नहीं होगा। आपको सिर्फ यही वाले खर्चे हैं वो अलाउ होंगे। तो सर कौन कौन से खर्चे पीएनडल के डेबिट में अलाउ होते हैं, ये मैं आपको सेक्शन 30 से 37 में समझाऊंगा। तो मैं बोलूं पीएनडल में कौन से खर्चे डेबिट में आते हैं, ये सेक्शन 30 से लेके 37 में दे रखा है। तो मैं फोकस करूंगा अब 30 to 37 में, और मैं आपको एक एक खर्चा बताते जाऊंगा कि कौन कौन से खर्चे पीएनडल के डेबिट में आते हैं। तो सबसे पहला लिखो सेक्शन 30, और सेक्शन 30 बोलता है कि अगर, हेडिंग दो, रेंट, रेट्स, टैक्सेस, इंश्योरेंस एंड रिपेयर ऑफ बिल्डिंग। हेडिंग दो, क्या लिखा आपने? रेंट, रेट्स, टैक्सेस, इंश्योरेंस एंड रिपेयर ऑफ बिल्डिंग। एक बिल्डिंग है,
जिसका आप रेंट पे करते हो, रेट्स पे करते हो, टैक्सेस पे करते हो, इंश्योरेंस पे करते हो, रिपेयर करवाते हो। अब एक बात समझना, एक होता है तुम्हारा रेंट। देखो, अब आप ओनर हो तो आपके कौन से खर्चे अलाउ होंगे, बोर्ड पे देखना, बुक में कहीं मत देखना। और आप टेनेंट हो तो कौन से खर्चे अलाउ होंगे, समझने की कोशिश करना। तो देखो बेटा, सबसे पहली चीज मैं बात करता हूं रेंट की। एक बात बताओ, अगर आप ओनर हो तो आप ही बताओ रेंट अलाउ होगा क्या? आप खुद ही ओनर हो बिल्डिंग के। एक बात बताओ, आप खुद ही ओनर हो तो क्या आपको रेंट अलाउ होगा क्या? आप खुद ही ओनर, अपने को आपको रेंट दे रहे हो, इस जेब से निकाल के इस जेब में डाल रहे हो, क्या अलाउ होगा क्या? नहीं। तो मैं बोलूं, आप ओनर हो तो रेंट नॉट अलाउड, अलाउ नहीं होगा। लेकिन आप टेनेंट हो तो रेंट अलाउ होना चाहिए। ओनर को क्यों अलाउ नहीं होता? क्योंकि ओनर क्या करता है, ओनर को फिर मतलब डेप्रिसिएशन मिलता है ना खजूर लोगों। हाँ, दूसरा, एक बात बताओ, रेट्स बोलते किसको है? मुझे बताओ, रेट्स किसको बोलते हैं? रेट्स किसको बोलते हैं? बोलो, रेट्स किसको बोलते हैं? रेट्स छोटे थे ना तब से पढ़ते आए हैं, रेंट, रेट, टैक्सेस, रेंट, रेट, टैक्सेस। रेट्स किसको बोलते हैं? बोलो अब, रेट्स जो है वो किसको बोलते हैं बताओ? रेट्स किसको बोलते हैं? बोलो 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 मुझे, रेट्स किसको बोलते हैं? अच्छा, फीस आपको दी है तो आप बताओ रेट्स का मतलब क्या होता है? छोटे थे तब से नहीं पढ़ रहे रेंट, रेट, टैक्सेस? छोटे थे तब से पढ़ रहे हैं ना रेंट, रेट, टैक्सेस। रेट का मतलब क्या होता है मैं बताऊं? रेट्स का मतलब टैक्सेस ही होता है। जो फॉरेन कंट्री है, फॉरेन कंट्री जैसे यूके, यूएसए में, आपको बताओ यूके, यूएसए में क्या होता है कि यूके, यूएसए में जो टैक्सेस होते हैं ना उसको रेट्स बोला जाता है। जैसे म्युनिसिपल टैक्सेस है तो उसको म्युनिसिपल रेट्स बोला जाता है। तो मैं बताऊं, रेट्स एंड टैक्सेस का मतलब एक ही होता है। रेट्स एंड टैक्सेस का मतलब एक ही होता है, ये दोनों सेम ही चीज होती है। तो आप अकाउंट में भी देखोगे तो हमेशा रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस साथ साथ में लिखा होता है। तो रेट्स एंड टैक्सेस इज द सेम। अब एक बात बताओ, आप कोई बिजनेस के लिए बिल्डिंग यूज कर रहे हो और बिल्डिंग यूज करते हो और उसका कोई टैक्सेस वगैरह पे किया तो पीजीबीपी के, पीएनडल के डेबिट में जाना चाहिए या नहीं? आंसर इज यस, अलाउड। क्या प्रॉब्लम है इसमें? और ये भी अलाउड होना चाहिए। अब एक बात समझना, अगर आपने इंश्योरेंस का पेमेंट किया, जैसे आपने इंश्योरेंस करवाया, अब एक बात बताओ, इंश्योरेंस अलाउ होना चाहिए या नहीं? आपने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया बिल्डिंग के लिए और बिल्डिंग बिजनेस के लिए यूज हो रही है करके, ठीक है? तो मैं बोलूं ये भी आपको अलाउ हो जाएगा। तो इंश्योरेंस करवाया तो इंश्योरेंस अगर ओनर करवाता है तो ओनर को अलाउ, अगर टेनेंट करवाता है तो टेनेंट को अलाउ। अब एक और चीज समझना, आपको मैं बताऊं, रिपेयर दो तरह के होते हैं। रिपेयर जो है वो दो तरह के होते हैं। एक होता है रेवेन्यू रिपेयर और एक होता है कैपिटल रिपेयर। समझना, हाँ, एक होता है रेवेन्यू रिपेयर और एक होता है कैपिटल रिपेयर। आपको पता है, एक रेवेन्यू रिपेयर और कैपिटल रिपेयर। रेवेन्यू रिपेयर किसको बोलते हैं? जो छोटा मोटा बिल्डिंग का रिपेयर करवाते हो ना, कहीं जैसे मैं गया और मैं दीवार के टकराया, इधर मैं दीवार के टकराया और यहां थोड़ा सीमेंट गिर गया और सीमेंट गिर गया और इसी को वापस रिपेयर करवा दिया, इट इज रेवेन्यू रिपेयर। और मान लो मैं जाके ऐसा बिल्डिंग के टकराया और बिल्डिंग गिर गई, बिल्डिंग गिर गई करके, ठीक है, और फिर हमने अंबुजा सीमेंट से घर बनवाया और फिर उस घर में रहने का मजा आया। एक बात बताओ, ये कौन सा रिपेयर है? ये कैपिटल रिपेयर है। आप लॉजिकली बताओ, पीएनडल के डेबिट में कौन सा रिपेयर अलाउ होना चाहिए, रेवेन्यू रिपेयर या कैपिटल रिपेयर? आपको पीएनडल के डेबिट में कौन सा रिपेयर अलाउ होना चाहिए? तो मैं बोलूं आपको रेवेन्यू रिपेयर जो है वो आपको अलाउड हो जाएगा, रेवेन्यू रिपेयर है वो आपको अलाउड होगा और कैपिटल रिपेयर इज नॉट अलाउड। कैपिटल रिपेयर है वो आपको अलाउ नहीं होगा, रेवेन्यू रिपेयर है वो आपको अलाउ होगा। और एक बात बताओ, कैपिटल रिपेयर क्यों अलाउ नहीं होगा? क्योंकि इट विल बी द एडेड टू द कॉस्ट ऑफ असेट, टू द कॉस्ट ऑफ असेट। ये तो तुम्हारी कॉस्ट ऑफ असेट में ऐड हो जाएगा, एडेड टू द कॉस्ट ऑफ असेट। ये तुम्हारी असेट की कॉस्ट में जुड़ जाएगा, तो ये तुमको अलाउ नहीं होगा। तो देखो बेटा, मैंने आपको क्या बोला, समझने की कोशिश करना। देखो चीजें, दो चीजें।
सबसे पहली चीज समझने की कोशिश करना, मैंने आपको क्या बताया, ऑल पीपल प्लीज पे अटेंशन। इधर देखो, मैंने सेक्शन 30 बताई। 30 क्या बोलती है, रेंट रेट टैक्सेस, रेंट रेट टैक्सेस, इंश्योरेंस एंड रिपेयर ऑफ द बिल्डिंग। और बिल्डिंग वो वाली जो बिजनेस की है, घर की बिल्डिंग नहीं है, घर की बिल्डिंग नहीं, जो बिजनेस में यूज होती है उस बिल्डिंग का रेंट पे किया। ओनर ने खुद को तो पे कर ही नहीं सकता, तो अलाउ नहीं है, ठीक है, अब वो होता ही नहीं है। आप खुद को ही खुद कैसे रेंट पे करोगे, मेरे को है ना, मेरे को ही रेंट पे करता हूं, इट्स नॉट पॉसिबल। अगर टेनेंट में है और आप बिल्डिंग के किसी के टेनेंट हो और आपने रेंट पे किया तो अलाउ है। रेट्स, टैक्सेस, इंश्योरेंस दोनों को अलाउ है। और रिपेयर में जो तुम्हारा रेवेन्यू रिपेयर है, रेवेन्यू रिपेयर का मतलब होता है करंट रिपेयर। लॉ मेकर्स बहुत बार उसको करंट रिपेयर वर्ड यूज देते हैं। करंट रिपेयर का मतलब होता है रेवेन्यू रिपेयर। तो रेवेन्यू रिपेयर है वो अलाउ है, कैपिटल रिपेयर अलाउ नहीं होता, क्योंकि कैपिटल रिपेयर जो करवाते हो वो तुम्हारे बिल्डिंग की कॉस्ट में जुड़ जाता है, बिल्डिंग की कॉस्ट में जुड़ जाता है। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। चलो एक काम करो, आप लोग इसको कॉपी करो, इसको कॉपी करो, सेक्शन 30 को, सेक्शन 30 को कॉपी करो, जैसा मैंने करवाया वैसा का वैसा। स्पाउस को रेंट दिया तो अलाउ है, लेकिन उसमें रीजनेबल होना चाहिए। आगे जाके पढ़ेंगे एक जगह। डन। बोलता है हम भी मैसेज करते हैं, आप मैसेज रीड कर रहे हो। नहीं, मैं मैसेज रीड नहीं कर रहा हूं। चलो अब है ना, एक और सेक्शन में करवाता हूं, उसके बाद मैं आपको ब्रेक दूंगा आज, उसके बाद मैं आपको 5 मिनट का ब्रेक दूंगा। इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट डिपॉजिट टैक्सेबल और नॉट? यस, कोटा टैक्सेबल। मेरे गाने सुनो, कौन सा तूने गाना भेजा है, अब भेजना, मैं सुनूंगा। चलो डन। अब एक बात समझना, नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 31, नेक्स्ट सेक्शन इस सेक्शन इंश्योरेंस एंड रिपेयर ऑफ प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर। एक बात बताओ, आपने अपने ऑफिस में जो प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर है उसका इंश्योरेंस करवाया या रिपेयर करवाया? आज अकाउंट की क्लास कैंसिल है क्या? पता नहीं, कल सर को पूछना क्यों कैंसिल हुई थी, सर बताएंगे आपको। अगर आप ओनर हो तो क्या अलाउ होगा, सेक्शन 31। और आप अगर टेनेंट हो तो क्या अलाउ होगा? पहला इंश्योरेंस, दूसरा रिपेयर में 2 तरह का, एक तो रेवेन्यू रिपेयर और एक कैपिटल रिपेयर। अब एक बात समझना, अगर आपका इंश्योरेंस करवाया तो इंश्योरेंस कोई भी करवाता है, ओनर करवाओ या टेनेंट, अलाउ हो जाएगा। तो इंश्योरेंस इज अलाउड, टेनेंट ने भी इंश्योरेंस करवाया तो अलाउड है। रेवेन्यू रिपेयर अलाउड है, कैपिटल रिपेयर नॉट अलाउड। क्यों अलाउ नहीं होगा कैपिटल रिपेयर? क्योंकि असेट की कॉस्ट में जुड़ता है, नॉट अलाउड। लिखो, अगर कांता बांजी वाले बोलते हैं अगर हम क्या करेंगे, वाइफ को बड़ा सा बहुत ज्यादा रेंट देंगे, ऐसा नहीं होगा, आगे जाके पढ़ेंगे। ऐसे बहुत सारे सेक्शन है जिसमें आपको हिला देंगे वो लोग। ऐसा कैसे कर लोगे? बोले वाइफ को हम दे देंगे। और एक बात बताओ,
सेक्शन 31 में क्या लिखा हुआ है? इंश्योरेंस एंड रिपेयर ऑफ प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर। मतलब प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर जो होता है, अपने ऑफिस में एसी लगे हुए हैं, उसका इंश्योरेंस करवाया, रिपेयर करवाया, या फर्नीचर का इंश्योरेंस रिपेयर करवाया तो अलाउ हो जाएगा। एक बात बताओ सर, यहां पे ये बोलते वापस क्यों लिखवाया? अरे खजूर, ऊपर बिल्डिंग की बात हो रही थी, ऊपर बिल्डिंग की बात हो रही थी, और यहां प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर की बात हो रही है। तो सेक्शन 30 क्या था? रेंट, रेट, टैक्सेस, इंश्योरेंस, रिपेयर ऑफ द बिल्डिंग। और ये क्या है? इंश्योरेंस एंड रिपेयर ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर। अब एक बात समझना, क्वेश्चन एक ऐसा आता है कि सर इसमें रेंट की तो बात की हुई नहीं है, सेक्शन 31 में तो रेंट तो बोला ही नहीं, प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर का रेंट तो बोला ही नहीं, तो रेंट अलाउ होगा क्या? क्योंकि रेंट तो बोला ही नहीं, यहां पे तो सिर्फ इंश्योरेंस, रिपेयर ऑफ प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर बोला है, रेंट तो बोला ही नहीं। तो क्या रेंट अलाउ होगा या नहीं? क्योंकि जैसे ऊपर वाली सेक्शन में तो रेंट था, बट यहां पे तो रेंट है ही नहीं, तो क्या रेंट अलाउ होगा या नहीं? एक बात बताऊं मैं आपको, रेंट के बारे में इस सेक्शन में तो जिक्र नहीं किया हुआ, लेकिन आप लॉजिकली सोचो, जैसे ये कैमरा है जो मैंने रेंट पे ले रखा है, तो मुझे रेंट अलाउ होना चाहिए या नहीं? बिजनेस के लिए यूज कर रहा हूं, अलाउ होना चाहिए। आंसर इज यस, अलाउ होना चाहिए। तो इस सेक्शन में तो नहीं लिखा हुआ, इस सेक्शन में तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैं बताऊं, एक सेक्शन होती है 37 जो लास्ट सेक्शन, और वो लास्ट सेक्शन बोलती है कि बिजनेस के लिए कोई भी खर्चा करोगे तो आपको अलाउ हो जाएगा। तो मैं बोलूं, यहां पे मैं एक नोट लिख लेता हूं, नोट नंबर 1, यहां पे नोट लिख लेता हूं। मैं बोल रहा हूं यहां पे एक नोट लिख के, और मैं बोलता हूं कि रेंट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर is also allowed if also allowed to tenant due to section 37 37 की वजह से अलाउ हो जाएगा। बस अब एक और चीज समझना, ये जो प्लांटेड मशीनरी फर्नीचर का आपको जो ये रेंट वगैरह अलाउ हो रहा है, प्लांटेड मशीनरी फर्नीचर बिल्डिंग, ये कौन से वाले? आपके घर पे यूज होते हैं वो वाले, या बिजनेस में यूज होते हैं वो वाले? राइट आंसर इज बिजनेस में यूज होने चाहिए। कहां पे यूज होने चाहिए? बिजनेस में। तो लिखो नोट नेक्स्ट, लिखो लिखो एक्सपेंसेस अंडर सेक्शन 30 एंड 31 अलाउड only if asset used for business or profession purpose। ओनली इफ इट इज यूज फॉर बिजनेस और प्रोफेशन पर्पज। चलो एक काम करो, आप लोग 5 मिनट का ब्रेक लो, एग्जैक्ट 5 मिनट का, ठीक है? 5 मिनट के बाद मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। सांस ले लो, पानी पी लो, और फिर अपन सेक्शन 32 चालू करेंगे। 5 मिनट का ब्रेक ले लो। इस चैप्टर पे अमेंडमेंट है क्या? यस, कहीं कहीं पे है।
यस पीपल, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। रेवारी वाले बोलते हैं म्यूचुअल फंड के इंटरेस्ट पे कितना टैक्सेबल होगा? पूरा एग्जेम्प्ट होता रेवारी। मैंने कल बताया था ना 1035 में म्यूचुअल फंड से जो भी मिलेगा वो पूरा एग्जेम्प्ट। म्यूचुअल फंड कंपनी जो डीडीटी भरेगी वो अपने सिलेबस में नहीं है इंटर में। वाई डिसअलाउड? अजमेर वाला तो समझ में ही नहीं आ रहा। अजमेर वाला ये बोलता है कि सर एक बात बताओ, ओनर को रेंट डिसअलाउड क्यों हो रहा है? एक बात बताओ, एक बात बताओ, एक मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। आप सिंपल सा दिमाग लगाओ अजमेर, एक बात बताओ, तुम्हारा घर तुम्हारा खुद का है या भाड़े पे है? एक बात बताओ, तुम्हारे पापा का घर खुद का है या भाड़े पे है? अजमेर, अजमेर तुम्हारे घर जो है वो खुद का है या पापा का है? बता, किसका है घर? घर किसका है? पापा का है ना, ओन है। तो आप किसी को रेंट देते हो क्या? हाँ, आप किसी को रेंट देते हो क्या? आप किसी को रेंट देते हो क्या? किसको? किसको रेंट देते हो? अजमेर, आपका घर खुद का है, आप किसी को रेंट देते हो क्या? किसको रेंट देते हो? आप खुद को ही रेंट देते हो? आप खुद को ही रेंट देते हो? कैसे देते हो? मेरे को समझ में नहीं, कैसे देते हो? कैसे देते हो आप खुद को रेंट? कैसे देते हो खुद को घर? अलग निकाल के रखते हो? किधर रखते हो? कांच में अपने आप को देते हो? कांच में, कांच में मिरर में खड़े रहते हैं और मिरर में खुद ही पापा खड़े और पापा दे रहे लो, और पापा उधर से कैच करते हैं रेंट मिरर से। ऐसा होता है? कैसे करते हैं? आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि इफ यू आर ओनर देन आप अपने आप को रेंट कैसे देते हो? आप अपने आप को रेंट कैसे दे सकते हो? आप तो कल उठ के बोलोगे कि आप खुद को ही गुड सेल कर सकते हो। आप खुद को गुड्स कैसे सेल कर सकते हो? मेरे पास एक कार है, मैं मेरे को ही सेल कर सकता हूं क्या? हाँ, अरे मेरे भाई, तू तो कल उठ के ऐसा बोलेगा कि मेरी खुद की गाड़ी है और मैं खुद को ही मतलब आने जाने का किराया भी देता हूं। तेरी खुद की गाड़ी है और तू खुद को ही आने जाने का, तू खुद की गाड़ी है और मैं खुद ड्राइवर भी हूं, तो मैं मेरा ड्राइवर का सैलरी भी लूंगा। कैसी बात कर रहा है पागल बच्चे? हाँ, तू खुद ही खाना खा रहा है और खुद को ही खाने का पैसा दे रहा है, ऐसा लगे चलेगा क्या? तू खुद खाना खा रहा है और खुद को ही बिल दे रहा है खाने का, ऐसा चलेगा क्या? हाँ, एक बात बताओ, तू खुद ही खाना खा रहा है और खुद ही खुद ही खाना बना रहा है, खुद को ही खाने का पैसा दे रहा है, ले बिल दे, बिल ले, 300 रुपये हुआ खाने का आज का 300 रुपया हो गया। हाँ पागल बच्चे, अरे ये यहाँ पे नोशनल कॉस्ट इम्प्लिसिट कॉस्ट नहीं आती, छोड़ो नोशनल कॉस्ट वगैरह। पागल बच्चे, ये पागल बच्चा है, अजमेर वाला है ना, पागल बच्चा है। बोलता है खुद को रेंट क्यों नहीं दे रहे? कैसे देंगे यार? पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल। हाँ, कुछ भी बोलते हैं। खुद खाना खा रहा है, खुद ही को पैसा दे रहा है, बिल ले भाई, बिल, खाना खाया आज का। आज अकाउंट की क्लास है या नहीं, आई डोंट नो। अजमेर बोलता है ब्लॉक कर दो बोलता है मुझे ब्लॉक कर दो, अजमेर वाला ही बोलता है कि ब्लॉक कर दो मुझे। चलो अब एक बात समझना, तो सेक्शन 30-31 तक आपने पढ़ा, एक बार फटाफट रिवाइज करवा देता हूँ जो अपन। अच्छा, कैंसिल करवा दो शर्मा सर की क्लास। यस, कैंसिल करवा देते हैं, अभी करवाता हूं मैं। चलो, व्हाट इज द कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी? पटना, मैंने वो समझाया था ना, रिलायंस में एक खास आदमी है और वो सब पढ़ाया हुआ है, तो भी पूछते हैं पता नहीं कहां से। कीमैन मतलब कीमैन, इंपॉर्टेंट पर्सन के लाइफ पे पॉलिसी लेते हैं, दैट इज कॉल्ड कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी। सेक्शन 28 में क्या पढ़ा देखो,
मैंने बोला 8 इनकम ऐसी है जो पीजीबीपी हेड में जाती है। एक एनी प्रॉफिट और गेन ड्यू टू बिजनेस एंड प्रोफेशन कैरिड ऑन बाय एसएससी एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। दूसरा, अगर गिफ्ट मिलता है बिजनेस एंड प्रोफेशन की वजह से। तीसरा, एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय एम्प्लॉयर फ्रॉम द कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी। अगर कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी से कोई पैसा मिलता है तो वो भी तुम्हारे कहां जाता है, कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी से पैसा मिलता है पीजीबीपी में। उसके बाद पार्टनर को पार्टनरशिप हमसे कुछ मिलता है पीजीबीपी हेड में, नॉन कम्पीट फीस पीजीबीपी हेड में। अगर बिजनेस का कोई कॉन्ट्रैक्ट है उसका टर्मिनेशन से रिलेटेड कुछ मिलता है, मॉडिफिकेशन से कुछ रिलेटेड मिलता है तो पीजीबीपी हेड में। ड्यूटी ड्रॉबैक वगैरह है, जो कैश कंपनसेटरी सपोर्ट है वो भी कहां मिल जाता है, पीजीबीपी। और कन्वर्जन ऑफ स्टॉक इन ट्रेड इनटू कैपिटल असेट है वो भी कहां जाता है, पीजीबीपी हेड में। अब एक चीज समझना, रेंट रेट टैक्सेस इंश्योरेंस एंड रिपेयर ऑफ बिल्डिंग, जो बिल्डिंग का रेंट रेट टैक्सेस है, देखो रेंट रेट टैक्सेस इंश्योरेंस एंड रिपेयर ऑफ द बिल्डिंग ये कहां पे अलाउ होगा या नहीं। तो देखो, ओनर ना रेंट पे नहीं कर सकता, नॉट अलाउड, टेनेंट ने पे किया तो अलाउ है। उसके बाद रेट्स टैक्सेस इंश्योरेंस रिपेयर एंड क्या बोलते हैं, रिपेयर, ये अलाउ हो जाएगा, ठीक है। कैपिटल रिपेयर अलाउ नहीं होता, रेवेन्यू रिपेयर अलाउ होता है। उसके बाद इंश्योरेंस रिपेयर ऑफ प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर, तो इंश्योरेंस रिपेयर ऑफ प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर है वो आपको, उसमें इंश्योरेंस रिपेयर है, रेवेन्यू वाला अलाउ होगा और कैपिटल वाला अलाउ नहीं होगा। चलो शर्मा जी को कॉल करते हैं, ठीक है, शर्मा जी को कॉल करते हैं और पूछते हैं आज क्लास कैंसिल करने के लिए, देखते हैं क्या बोलते हैं, ठीक है। तो मैं शर्मा जी को कॉल मिला रहा हूं और मैं पूछता हूं कि बच्चे बोल रहे हैं क्लास कैंसिल कर दो। करूं मैं फोन शर्मा जी को, फोन करूं मैं और बोलूं क्लास कैंसिल करने के लिए? नहीं, ऐसे ही मैं बोल रहा हूं, ठीक है। देखो करते हैं कि नहीं, फोनो कॉल पे लेते हैं शर्मा जी को। सर जी बच्चे बोल रहे हैं, मेरे पास लाइन में है बच्चे जो बोलते क्लास कैंसिल करवा दो शर्मा जी से हमारी। मेरे से पढ़ रहे, वो पता नहीं बोलते हम थक गए, ये हो गया, वो ऐसा ऐसा बोल रहे हैं। मैं लाउड स्पीकर पे करता हूं, इनसे बात करो आप, ठीक है। हाँ सर। हाँ जी सर। सर ये बच्चे बोल रहे हैं कि हमको, सर पहले तो ये लोग बोलते थे जब आप लाइव नहीं आ रहे थे तो बोलते हो शर्मा जी लाइव नहीं आते, अब आप लाइव आते हो, आज बोलते हैं क्लास कैंसिल करवा दो सर की, ऐसा बोल रहे हैं ये लोग। उन्हें बोलो शर्मा जी को कल पुलिस पकड़ने आई थी, पता नहीं कब तक है, कब पुलिस पकड़ के नहीं जाएगी इनको। देखो शर्मा जी को कल पुलिस पकड़ने आई थी, कब तक है, तो फटाफट कोर्स कंप्लीट करवा दो, फटाफट पढ़ा के। सीए इंस्टीट्यूट ने भेजी थी कल पुलिस। हाँ हाँ मैं हाँ। कब तक हूँ पता नहीं है, इसलिए उन्होंने कोर्स कंप्लीट करा लो। और आज मैं जैकेट पहन के आया हूँ। सर आज जैकेट पहन के भी आए सर, कौन से कलर का पहन के आए हो? आज जामनी कलर की पहनी है सर। चलो सर जैकेट पहन के आए हो और आज आपकी क्लास है, कोई कैंसिल वैंसिल नहीं है करके, ठीक है। कोई आप लेट तो नहीं कर रहे हो मेरी क्लास? नहीं नहीं, मैं लेट नहीं कर रहा, मैं टाइम पे छोड़ देता हूँ इन लोगों को। आप ऐसा करो, आप अभी छोड़ दो। अच्छा, मैं अभी क्यों छोड़ू इतना जल्दी? तो उनका लंच का टाइम मिल जाएगा ना, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएंगे वो लोग। मैं छोड़ता हूँ अभी, थोड़े टाइम बाद उनको। आप उनका इतना दिमाग खराब करते हो, बच्चों का दिमाग साफ खराब करते हो, भुगतते हैं हम उसके बाद क्लास के अंदर। एक बात बताओ, तुम्हारे डीटी में दिमाग खराब होता है क्या? तुम एक बात बताओ बच्चे, सब लोग बताओ एक बार, डीटी में दिमाग खराब होता है? खराब होता, भवरफोड़ करते हैं, मैं ये बोल रहा हूँ। दिमाग खराब करते हैं सर, सब मना कर रहे हैं, पता है, सब मना कर रहे हैं, बोलते हैं कि दिमाग खराब नहीं होता है हमारा, डीटी में बिल्कुल नहीं होता है, ऐसा बोल रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, आज जल्दी छोड़ दो सर आप बच्चों को, प्लीज सर बच्चों को जल्दी छोड़ दो। देखो सामने मैसेज पक्का आ रहे होंगे आपको, जल्दी छोड़ने के लिए। चलो डन, मैं आज आपको जल्दी छोड़ूंगा बच्चों, ठीक है। मैं आपको 4-5 मिनट पहले जल्दी छोड़ दूंगा आज, ठीक है। ठीक है, मैं छोड़ दूंगा सर पक्का इनको जल्दी। चलो थैंक्स अलॉट सर, आपने इन लोगों से बात की तो थोड़ा ये लोग भी थोड़े अब बोल रहे हैं हाँ हाँ चलेगा सर। चलो बाय बाय सर, बाय। हाँ थैंक यू सर, थैंक यू, बाय। चलो बात करवा ली तुमको शर्मा जी से? हाँ, अब लिखो नई सेक्शन। कौन सा जल्दी छोड़ना है, जल्दी छोड़ दो इनको, पागल बच्चों को मैं जल्दी छोड़ने वाला हूं, मैं कभी ना छोड़ू। लिखो नेक्स्ट, लिखो। ये बोलते ये सर की आवाज थी नहीं, ओ राम रे। चलो लिखो नेक्स्ट सेक्शन। सर आज जैकेट पहन के आए हैं, पता है आपको। लिखो नेक्स्ट सेक्शन, लिखो सेक्शन 32, और यही 2-3 दिन तक सेक्शन 32 ही पढ़ेंगे। लिखो डेप्रीशिएशन। अब अपन अकाउंट जैसे पढ़ेंगे, डेप्रीसिएशन। अब एक बात समझो, डेप्रीसिएशन अलाउ होता है या नहीं, एक बात बताओ। तो डेप्रीसिएशन अलाउ होता है या नहीं, तो मैं बताऊं, डेप्रीसिएशन अपने इनकम टैक्स में अलाउ होता है। अपने इनकम टैक्स में डेप्रीसिएशन तब अलाउ होता है जब 2 कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए, 2 कंडीशन। पहली कंडीशन, आप उसके ओनर होना मांगता है,
अगर एसएससी उसका ओनर है तो ही डेप्रीशिएशन अलाउ होगा। आप टेनेंट तो काय का डेप्रीशिएशन ले पाओगे, ओनर हो तो ही ले पाओगे। तो पहली कंडीशन आप उसके ओनर होने चाहिए, और दूसरी कंडीशन वो असेट है ना, वो आपके बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए यूज होनी चाहिए, तो ही डेप्रीशिएशन अलाउ होगा। एक बात बताओ मुझे आप सब लोग, ओनर का मतलब क्या होना चाहिए? बेनिफिशियल ओनर या फिर रजिस्टर्ड ओनर ही होना मांगता है? मतलब बेनिफिशियल ओनर हो तो भी डेप्रीशिएशन मिल जाएगा या नहीं, या फिर रजिस्टर्ड ओनर मतलब आपके नाम पे असेट होनी चाहिए, बेनिफिशियल या रजिस्टर्ड ओनर? तो यहां पे भुवनेश्वर वाले बोलते हैं बेनिफिशियल, लेकिन जबलपुर और पाली वाले बोलते हैं रजिस्टर्ड ओनर। राइट आंसर इज भुवनेश्वर वाले, बेनिफिशियल ओनर की जरूरत है, रजिस्टर्ड ओनर की जरूरत नहीं है। बहुत बार क्या होता है, आप रजिस्टर्ड ओनर नहीं हो बट आप बेनिफिशियल ओनर हो, तो आपको डेप्रीशिएशन मिल जाएगा। जैसे आई कैन टेक वन एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे मान लो आज मैंने आपसे कार खरीदी, मैंने आज आप लोगों से कार खरीदी और मैंने कार आज ही खरीद ली, मैंने पैसा भी आपको आज ही दे दिया। आप मुझे बोलते हो कि सर हम रजिस्ट्री आपके नाम पे हमारे एग्जाम के बाद करवाएंगे। आपने बोला कि रजिस्ट्री आपके एग्जाम के बाद करवाएंगे, रजिस्ट्रेशन 6 महीने बाद मेरे नाम पे हुआ, लेकिन मैंने असेट आज ही ले ली, मैंने पैसा है वो आज ही ले लिया। क्वेश्चन यह आता है कि क्या आपको यहां पे आपको डेप्रीशिएशन आज से मिलेगा मेरे को, या 5 महीने बाद? आज से मिलेगा, क्योंकि मैंने आज आपको पैसा दे दिया, पोजीशन ले ली, मैं इसका बेनिफिशियल ओनर बन गया, तो आज से मुझे डेप्रीशिएशन मिल जाएगा। अब एक और चीज समझना, सर हायर परचेज में हमको शर्मा जी ने बताया था कि हायर परचेज में तो ओनर कब बनते हैं? जब लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करते हैं, तो भी आप डेप्रीशिएशन पहले से क्लेम कर सकते हो। आप डेप्रीशिएशन पहले से क्लेम करते हो, स्टार्टिंग से आप क्लेम कर सकते हो, कोई जरूरत नहीं है। आप बेनिफिशियल ओनर तो बन गए, आप रजिस्टर्ड ओनर है, वो रजिस्टर्ड ओनर भले लास्ट इंस्टॉलमेंट के बाद बनोगे, तो भी आप डेप्रीशिएशन हायर परचेज में अभी से आप क्लेम कर सकते हो, अकाउंट में भी तो करते हो। अब एक और बात बताओ मुझे, सर लीज के केस में डेप्रीशिएशन कौन क्लेम करेगा? आपको पता है एक कंसेप्ट आता है लीज, लीज याद है? लीज एक कंसेप्ट आता है, लीज याद है? लीज क्या होता है? लीज याद है आपको? लीज एक कंसेप्ट होता है, लीज, लीज होल्डर, लीज एक आता है। AS19 हो गया क्या तुम्हारा? AS19 हो गया क्या? लेसर एंड लेसी, लीज, लीज के केस में AS19 नहीं हुआ। चलो किसी किसी का हुआ, किसी किसी का नहीं हुआ। एक बात बताओ, सर लीज के केस में डेप्रीशिएशन कौन क्लेम करेगा? तो लीज के केस में आपको शर्मा जी क्या सिखाएंगे पता है? शर्मा जी आपको सिखाएंगे कि फाइनेंशियल लीज है तो लेसर, लेसी क्लेम करेगा, और ऑपरेटिंग लीज में लेसर क्लेम करेगा, ऐसा आपको सिखाएंगे। आपको वहां पे ऐसा सिखाएंगे कि फाइनेंशियल लीज है तो वहां पे कोई लेसी करेगा और ऑपरेटिंग लीज में लेसर करेगा। अकाउंट गया आपका, कोई देखने की जरूरत नहीं है। अकाउंट गोज टू बाय ऑयल, थोड़ी देर के लिए अकाउंट तेल लेने गया। इनकम टैक्स में हमेशा डेप्रीशिएशन जो है वो लेसर क्लेम करेगा। जो लेसर है वो लेसर ही डेप्रीशिएशन क्लेम करेगा, लेसी कभी नहीं करेगा, भले वो ऑपरेटिंग लीज है या फाइनेंसिंग लीज है। आप बोलोगे सर ये लेसर कौन होता है? लेसर वो होता है जो लीज पे देता है, और लेसी कौन होता है? जो लीज पे लेता है। ऐसा क्यों सर? ऐसा क्यों? क्योंकि एक बात बताओ, मैं लेसर हूं, मैंने आपको कोई एसेट लीज पे दी, ये मैंने आपको एसेट लीज पे दी, और मैंने बोला आप हर महीने का मुझे 10,000 लीज रेंट दोगे। अब एक बात बताओ, मैं लेसर हूं, आप लेसी हो, तो इस पे डेप्रीशिएशन मैं क्लेम करूंगा, लेसर क्लेम करेगा। ऐसा क्यों? अगर आपको मैंने दे दिया, आपको डेप्रीशिएशन दे दिया लेसी को, तो लेसी तो डबल डिडक्शन ले लेगा। एक तो लीज रेंट का भी डिडक्शन लेगा, जब वो हर महीने लीज रेंट देगा उसका भी डिडक्शन लेगा, और एक है वो डेप्रीशिएशन भी ले लेगा, वो तो डबल डबल डिडक्शन ले लेगा। इसके लिए इनकम टैक्स में मैं बताऊं, लीज के केस में हमेशा डेप्रीशिएशन लेसर क्लेम करता है। लेसर का मतलब जो लीज पे असेट देता है। मैंने एक असेट आपको लीज पे दी, आपको भाड़े पे दी, तो मैं डेप्रीशिएशन क्लेम करूंगा, आप नहीं करोगे। अगर आपको दे दिया तो आप दो मजे ले लोगे, एक तो लीज का रेंट का डिडक्शन लोगे, और एक डेप्रीशिएशन, आप दो दो डिडक्शन ले लोगे P&L के डेबिट में। ये तो गड़बड़ हो जाएगा ना। इसके लिए इन इनकम टैक्स डेप्रीशिएशन इज ऑलवेज क्लेम बाय लेसर, वेदर इट इज ऑपरेटिंग लीज और वेदर इट इज फाइनेंसिंग लीज। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। चलो अब एक और चीज समझना आप लोग। सर आप मुझे बोल रहे हो कि असेट बिजनेस में यूज होनी चाहिए। यूज का मतलब क्या? यूज का मतलब क्या? एक्टिव यूज या पैसिव यूज भी चलेगा, एक्टिव यूज या पैसिव यूज भी चलेगा।
यूज होनी चाहिए बिजनेस में असेट, तो ही डेप्रिसिएशन मिलेगा। यूज का मतलब क्या, एक्टिव यूज या पैसिव यूज भी चलेगा? बोलो, एक्टिव ही होना चाहिए, पैसिव? जैसे ये कैमरा जिसमें मैं देख रहा हूं और आप मुझे देख रहे हो, ये तुम्हारा एक्टिव यूज है। तुम्हारा जो टीवी चल रहा है, प्रोजेक्ट चल रहा है, ये तुम्हारा एक्टिव यूज है। पैसिव यूज भी चलेगा या नहीं? आंसर इज यस, पैसिव यूज भी चलेगा। पैसिव यूज किसको बोलते हैं पता है? कि कोई असेट है वो यूज करने के लिए रखी हुई है, कोई असेट है वो यूज करने के लिए रखी हुई है, लेकिन वो यूज होगी अगर ऐसा कुछ हुआ तो। एक असेट है वो यूज करने के लिए रखी है, बट कुछ ऐसा हुआ तो यूज होगी। एक एग्जांपल लूं, आपने देखा होगा, आपने फायर एक्सटिंग्विशर देखे, वो रेड रेड कलर के, जिसमें से आग बुझाने के यंत्र, फायर एक्सटिंग्विशर, वो पूरे साल उधर लटके रहते हैं, पूरे साल उधर लटके रहते हैं, वो यूज तो होते ही नहीं, आग लगी ही नहीं। तो क्या डेप्रिसिएशन लेने के लिए आग लगा के और फिर बुझाना पड़ेगा? शू, ऐसा मतलब बुझाना पड़ेगा आग? आंसर इज नो, ऐसी जरूरत नहीं है करके, ठीक है। दैट इज कॉल्ड योर पैसिव यूज, क्योंकि हो तो रही है यूज। पैसिव यूज, क्योंकि आग लगी तो यूज होगा, दैट इज कॉल्ड पैसिव यूज। एक और एग्जांपल लेते हैं। हुआ क्या? रेडी टू यूज नहीं, रेडी टू यूज इज डिफरेंट पार्ट, इट इज अ पैसिव यूज। पैसिव, रेडी टू यूज किसको बोलते हैं? कि आपकी असेट रेडी हुई है, आप उसको यूज कर नहीं रहे हो और आपका इंटेंशन भी यूज करने का भी नहीं है, दैट इज कॉल्ड रेडी टू यूज। पैसिव यूज क्या है? आपका इंटेंशन है यूज करने का और आपने बोला आग लगी तो यूज होगा, इज कॉल्ड पैसिव यूज करके, ठीक है। अब एक और चीज समझना आप लोग, एक और एग्जांपल लेता हूं। मैंने ना महाराष्ट्र में एक फैक्ट्री खोली, और वो महाराष्ट्र में जो फैक्ट्री खोली, वो फैक्ट्री क्या करती है पता है? अगरबत्ती बनानी है। अब अगरबत्ती बनाती है तो मेरी फैक्ट्री अगरबत्ती बनाती है। अब अगरबत्ती बनाती है और महाराष्ट्र में दिन में 3 घंटे लाइट जाती है। तो 3 घंटे लाइट जाती है तो वो एम्प्लॉइज बैठे रहते हैं, बैठे टाइम पास करते हैं, ये सब ऐसा ऐसा करते हैं, आपको पता है ना, ऐसा ऐसा करके, ठीक है। वो ऐसा ऐसा करते हैं, एक दूसरे को सब खिलाते हैं, टाइम पास करते हैं। मैंने बोला एम्प्लॉय है, बैठे हैं, लाइट चली गई, मैं क्या करूं? तो मैंने क्या सोचा, मैंने 1 अप्रैल को एक जनरेटर ला के रख दिया। 1 अप्रैल को एक जनरेटर लाके रख दिया और जनरेटर में तेल वेल भरवा के रख दिया। मैंने कहा अच्छा जनरेटर लाके रख देता हूं, तेल भरवा के मैंने रख दिया जनरेटर को। मैंने बोला तेल भरवा के रख लेता हूं जनरेटर को, और मैंने कहा जैसे लाइट जाएगी तो चालू करूंगा। लेकिन सुबह सुबह महाराष्ट्र के सीएम आके, देवेंद्र फडणवीस जी, वो आके क्या बोलते हैं पता है? आज से महाराष्ट्र में लाइट जाएगी नहीं। पूरे साल लाइट गई नहीं, वो जनरेटर ऐसे का ऐसे तेल भरवा के पड़ा था। क्वेश्चन ये आता है क्या मुझे डेप्रिसिएशन मिलेगा या नहीं? आंसर इज यस, मुझे डेप्रिसिएशन मिलेगा। इट इज कॉल्ड योर पैसिव यूज, क्योंकि लाइट गई तो जनरेटर यूज होगा, तो यहां पे आपको डेप्रिसिएशन है, वो डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। हेडिंग लिखो डेप्रिसिएशन, सेक्शन 32, उसमें लिखो, जो मैं लिखवाता हूं वो लिखो, लिखो लिखो डेप्रीशिएशन इज अलाउड, मैं बोल रहा हूं आप लिखते जाओ। डेप्रीशिएशन इज अलाउड इफ फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। डेप्रीशिएशन इज अलाउड इफ फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। पहला कंडीशन लिखो, पहला कंडीशन लिखो, assessee should be owner of asset. Assessee should be owner of asset. Assessee should be owner of asset. और ब्रैकेट में लिख लो बेनिफिशियल ओनर। ब्रैकेट में लिख लो बेनिफिशियल ओनर, और दूसरा लिखो असेट शुड बी यूज्ड फॉर बिजनेस और प्रोफेशन। असेट शुड बी यूज्ड फॉर बिजनेस और प्रोफेशन, और ब्रैकेट में लिखो एक्टिव और पैसिव। एक्टिव और पैसिव, ब्रैकेट में लिखो एक्टिव और पैसिव। उसके बाद इसके नीचे कुछ नोट्स लिखो। नोट नंबर 1 लिखो, इन केस ऑफ हायर परचेज,
in case of hire purchase, assessee become owner only after payment of last installment. In case of hire purchase, assessee become owner only after payment of last installment, but he can claim depreciation from beginning हाँ सिरसा, वो तुम्हारा डीम्ड बिल्डिंग माना जाएगा। सिरसा जो आप पूछ रहे हो ना, वो डीम्ड बिल्डिंग माना जाएगा। चलो, फ्रॉम बिगनिंग। नोट नंबर 2 लिखो, इन केस ऑफ लीज depreciation is always claimed by lessor. Depreciation is always claimed by lessor. In case of lease, depreciation is always claimed by lessor. डन। अब एक चीज समझना, नेक्स्ट लिखो, डेप्रीशिएशन इज अलाउड फ्रॉम द डेट on which asset actually put to use. हाँ 10 मिनट पहले छोड़ रहा हूं। डेप्रीशिएशन इज अलाउड फ्रॉम द डेट ऑन विच असेट एक्चुअली पुट टू यूज, बट इन केस ऑफ स्टैंड बाय असेट, स्टैंड बाय असेट किसको बोलते हैं पता है तुमको? स्टैंड बाय असेट होती है ना, स्टैंड बाय असेट पता है? जैसे आपके 5 बसेस है और 5 में से 4 यूज होती है, कैसे ही पड़ी है कि भाई कुछ खराब होगा तो उसको यूज करेंगे, दैट इज कॉल्ड स्टैंड बाय। तो लिखो, इन केस ऑफ स्टैंड बाय असेट एंड इमरजेंसी स्पेयर्स, but in case of standby asset and emergency spares, depreciation allowed from ready to use. चलो, तो मैंने क्या लिखा? depreciation is allowed from the date on which asset actually put to use, but in case of standby asset or emergency spares, depreciation allowed from the ready to use. बाकी में पुट टू यूज और स्पेयर्स पार्ट्स जो होते हैं या स्टैंड बाय मशीनरी होती है उसमें रेडी टू यूज। चलो आज के लिए इतना बहुत है, कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स अ लॉट पीपल।